कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। माही ने अपने ऑफिस का सारा काम अपने घर से ही करना शुरू कर दिया। दादी उसका खास ख्याल रखती थी। देखते देखते महीने बीतने को आ गए। इसी बीच एक अवार्ड शो होने वाला था जिसमें मनोज को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाना था। मनोज और माही दोनों ही चाहते थे उस दिन एक साथ होना। ये शो महीने के आखिरी दिन होना था। इसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन आने वाले थे। माही को मनोज की वाइफ होने और वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर होने की वजह से उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। दोनों ने दादी से बहुत रिक्वेस्ट की थी वहाँ जाने की। दादी को खूब मनाया, तब जाकर दादी से परमिशन मिला था। अवार्ड शो के एक दिन पहले ही माही जब लंच कर रही थी तो अचानक से उसे उल्टी आने लगी। उसे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे याद आया कि उसे पिछले 2 महीने से पीरियड नहीं आए थे। उसने किट की मदद से चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। वो खुशी से पागल हो गई। वो बहुत नर्वस थी। वो मनोज के गले लग जाना चाहती थी। वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा आज नहीं, ये मैं मनोज को कल बताऊंगी। उनको अवार्ड मिलने के बाद ये सुनकर तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। मुझे तो बस उनका चेहरा देखना है, ये सोचते हुए वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। महीने का आखिरी दिन था। मनोज, दादी, सब लोग खुश थे। मनोज ऑफिस गया था। दादी ने माही से कहा, बेटा बस आज का ये दिन गुजर जाए, फिर तो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारी और मनोज की ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूँगी। इसीलिए आज के दिन मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास पूजा करने और शादी का एक अच्छा मुहूर्त निकलवाने। तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना, हमेशा मनोज के साथ ही रहना बेटा, बस आज का दिन गुजर जाए। दादी ये बोलकर आश्रम चली गई। माही पूरे दिन सोचने लगी, मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है मनोज को बताने का। वो पूरे दिन बहुत एक्साइटेड थी। उसने खुद को तैयार किया। उसने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना और वाइट कलर के फर वाला स्कार्फ के साथ उसे कैरी किया। उसने स्मोकी आइज का मेकअप किया, अपने बालों को कर्ल किया और एक सिल्वर कलर की हाई हील पहनी। मनोज भी जब ऑफिस से आया तो वो तो माही को बस देखते ही रह गया। वो बोला, माई डियर वाइफ, क्या ये तुम हो? माही ने मनोज को देखा। मनोज माही के करीब गया और उसने माही की कमर को पकड़कर कस के अपने पास खींच लिया और उसको किस करने के लिए उसकी तरफ झुका। तो माही ने कहा, ना बिल्कुल नहीं, मैंने अभी अभी लिपस्टिक लगाई है, मैं दोबारा नहीं लगाना चाहती। मनोज ने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं प्लीज़, बस एक बार, छोटा सा। माही ना में सिर हिलाती है और बोलती है, अगर आप आज अच्छे बच्चे बनेंगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी। पार्टी के बाद मनोज माही को हैरान भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, क्या सच में? तुमने आज तक तो मुझे कभी कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, सच बताओ क्या है वो? मनोज को इतना खुश देखकर माही भी खुशी से इमोशनल हो गई। मनोज बोला, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत तैयार होकर आता हूँ। उसने तुरंत माही के गालों पर किस किया और तैयार होने चला गया। माही मनोज का इंतज़ार करने लगी। जब मनोज आया तो माही उसको देखती रह गई। मनोज उस ब्लैक कलर के सूट में बहुत चार्मिंग लग रहा था। उसकी मैस्कुलर बॉडी उसे और ज़्यादा एट्रैक्टिव बना रही थी। उसने अपने बालों को सेट कर रखा था। माही तो बस मनोज को देखते रह गई। उसकी नज़र तो मनोज से हट ही नहीं रही थी। मनोज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार माही के करीब जा रही हो। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। वो मनोज के हैंडसम फेस और उसकी गोल्डन ब्राउन आँखों में बस देखने लगी। मनोज धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने माही को दीवार से लगा दिया और उसके कान के पास आकर बहुत ही धीमे और इंटेंस आवाज़ में बोला, बस करो, ऐसे मुझे मत देखो, मैं खुद पर से कंट्रोल खोने लगा हूँ। मैं अभी यहीं तुमको खा जाऊँगा। बोलो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको खा जाऊँ? ये बोलकर उसने माही के कान पर किस किया। एक पल के लिए तो माही कहीं खो सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और उसने जब मनोज की बात सुनी तो उसने मनोज
के सीने पर एक पंच मारा और बोली, मनोज आप बहुत गंदे होते जा रहे हैं, बिल्कुल बदमाश हो गए हैं आप। बस करिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। मनोज माही के मासूम से चेहरे को देखा जो शर्म से लाल हो गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मनोज तुझे कैसे मिल गई थी ये, कितनी मासूम है ये। उसने माही को अपने बाहों में भर लिया और बोला, माही लव यू, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। माही भी थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वो बोली, बस करिए मनोज, अब आप मुझे रुलाएंगे क्या? मेरा पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, चलिए हम लेट हो रहे हैं। मनोज ने माही का हाथ पकड़ लिया तो माही ने मनोज से कहा, रुकिए तो ज़रा। मनोज रुक गया और माही की तरफ मुड़ा। माही अपने दोनों हाथों को बांधे मनोज को देख रही थी और बोली, ऐसे जाएंगे क्या आप पार्टी में? मनोज ने आश्चर्य से अपने आप को देखा और बोला, हाँ, क्या कोई खराबी है? माही बोली, बिल्कुल है। वो तुरंत मनोज के पास गई और उसने मनोज के गालों पर एक किस कर लिया और उसने उसके जैकेट के बटन्स खोले और उसके सीने पर उसके दिल के पास किस कर लिया। उसके गाल और शर्ट पर माही के होठों के निशान बन गए थे। मनोज ये देखकर हैरान हो गया। उसने माही से कहा, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही हो? माही बोली, हो गया, ये नज़र का टीका है। अगर कोई लड़की आपके पास आए तो बस ये उसे दिखा दीजिएगा, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। मनोज माही के इस बचकानी हरकत पर जोर से हंसा। उसने पहली बार माही को ज्वेल्स होते देखा था। उसने माही के होठों पर किस कर लिया और बोला, तुम्हें पता है कि तुम कितनी प्यारी हो, मुझे तुम्हारे सिवाय कोई छू भी नहीं सकता। माही मनोज की आंखों में देखने लगी और फिर बोली, ओहो, अब मुझे फिर से लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, सब आपकी वजह से। मनोज ने कहा, तुम कार में लगा लेना, अब जब तुम दोबारा लगाने ही वाली हो तो मुझे जी भर के चूम लेने दो। उसने माही को उसकी कमर से पकड़कर करीब कर लिया और जैसे ही उसे किस करने वाला था कि उमेश का कॉल आ गया। मनोज गुस्सा आ गया और बोला, उसको हर बार पता कैसे चल जाता है कि मैं तुमको किस करने वाला हूँ, मूड ख़राब कर देता है। माही मनोज की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, चलिए ये किस भी अब आप कार में ही करिएगा डियर हस्बैंड। फिर दोनों कार में चल दिए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी में पहुँचे। वो दोनों प्यार में डूबे किसी पति पत्नी के जोड़े जैसे लग रहे थे। उनको यूँ साथ देखकर सभी लोग बोल रहे थे, कितने प्यारे कपल हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। लगते भी क्यों नहीं, एक जो बेहद खूबसूरत थी तो एक बेहद हैंडसम एंड चार्मिंग था। जब से वह दोनों पार्टी में पहुँचे थे तभी से सभी लोगों की नज़रें उन्हीं दोनों पर थीं। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर भी थे जो खासकर माही का इंटरव्यू लेने आए थे। आखिर वो एक इतने फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने दोनों को जब साथ में हाथों में हाथ डाले देखा तो उन्होंने सवालों की झड़ी ही लगा दी। आखिर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आज तक तो सिर्फ उनको लिंकअप की खबरें हो जाती थी, लेकिन आज पहली बार दोनों ने साथ में आकर उन खबरों पर मुहर लगा दिया था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस माही, तो क्या आप दोनों की जो लिंकअप की खबरें थी वो सच थी? इस पर माही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्या अब भी कोई शक है? इस पर रिपोर्टर ने मनोज से पूछा, तो लगता है हम लोगों को आप लोगों की शादी की खबर जल्दी सुनने को मिल सकती है। मनोज ने कहा, मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा आपको निराश होना पड़ेगा। असल में हमने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। हाँ, लेकिन हम जल्दी ही ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। वैसे भी हमारी शादी की बात बहुत सारे लोगों को पता। मुझे हैरानी है आपसे ये खबर कैसे छूट गई। इस बात पर वो रिपोर्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिर वो जानता था कि ये मनोज गुजराल हैं, उससे बात करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तभी उस रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर मनोज, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? ये सवाल सुनकर तो माही शर्म से लाल हो गई। उसने मनोज की तरफ देखा जो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। माही उसको गुस्से से घूर रही थी। वो सोच रही थी कि ये मनोज भी ना, इन्हें लिपस्टिक का दाग मिटा देना चाहिए था। इन्होंने जानबूझकर किया। इन्होंने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा ही कर दिया और देखो कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। घर चलिए, तब इनको मैं बताती हूँ।
मनोज माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको मुस्कुराता देख सब लोग हैरान हो गए। आखिर मनोज अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए जाना जाता था। उसका यूं मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं थी। मनोज ने रिपोर्टर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये मेरी वाइफ ने मुझे नज़र का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं और माही शर्म से लाल हो गई। उसने अपनी निगाहें ज़मीन की तरफ झुका ली। तभी रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, नज़र का टीका मतलब? मनोज ने हंसते हुए कहा, मेरी वाइफ को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हूँ, इसीलिए मुझे बाकी लड़कियों से बचाने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे ये नज़र का टीका लगाया है। ये सुनकर तो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप लोगों की जोड़ी तो सच में कमाल की है। ये सुनकर मनोज ने माही की कमर साइड से पकड़ ली और दोनों अपने बैठने की जगह पर पहुंच गए। ऑर्गेनाइज़र ने उन दोनों के बैठने के लिए सीटें एक पास लगाई थी। बैठते ही माही ने मनोज से कहा, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मनोज ने प्यार से उसके हाथों को थाम लिया और बोला, इसमें शर्मिंदा वाली क्या बात है? मैं तो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि मैं अब बस तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। उसकी बातें सुनकर माही की आंखें भर आई। उसने मनोज के हाथ पर किस कर लिया। मनोज और माही को कार से उतरते ही मनीषा ने देख लिया था। वो पहले तो मनोज के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके बॉस ने उसको अपने पास बुला लिया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने मनोज को रिपोर्टर से वो सब सुना तो उसके जलन हद से ज़्यादा बढ़ गया। अब वो माही से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसने जब उन दोनों को यूं प्यार में डूबे देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई, पर उसने कैसे भी करके खुद पर काबू पाया और उन दोनों के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी। मनोज का प्यार सिर्फ मेरा है माही, मैं तुम्हें उसका कभी नहीं होने दूंगी। ये सोचकर उसने अपने नाखून को अपनी हथेलियों में गड़ा लिया, जिससे खून निकलने लगा। थोड़ी देर में वहाँ राहुल भी आया। उसने भी मीडिया को जवाब दिया और मुस्कुराता हुआ माही और मनोज की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने भी राहुल से खुश होकर बातें की। इधर दादी पंडित जी के आश्रम में सुबह से ही पूजा करने में लगी हुई थी। पूजा भी उनके साथ ही मौजूद थी। उसने भी कहा था कि वो पूजा में शामिल होना चाहती है। दादी ने भी उसको अपने साथ चलने को कह दिया। वो पूजा को भी बहुत मानती थी। वो जानती थी कि पूजा का कोई नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि वो पूजा को गोद ले ले। दोनों लोग साथ में पूजा कर रहे थे और मंत्र का जप भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से शाम को पंडित जी ने अपना ध्यान भंग किया और कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही मनोज और माही की कुंडली मंगाई और उनको मिलाने बैठ गए। दादी अचानक से बहुत बेचैन हो गई। उनको घबराहट होने लगी। उन्होंने घबराते हुए पंडित जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, कोई बात है क्या? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसका डर था वही होने वाला है। अभी तक सब कुछ शांत था, लेकिन अब तारों के ना अपनी दिशा बदल ली है। इसका दुष्प्रभाव जल्दी ही देखने को मिलेगा। जल्दी ही एक मौत होने वाली है। दादी ये सुनकर बेहोश ही हो गई। उन्हें जल्दी से होश में लाया गया। दादी होश में आते ही पंडित जी से बोली, पंडित जी अब हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताइए। मेरे पोता बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा, कुछ कीजिए पंडित जी, कुछ कीजिए। पंडित जी ने कहा, अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में है। कोई नहीं जानता कि उसने किसके लिए क्या क्या लिखा रखा है। हम बस अपना काम कर सकते हैं। दादी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत ही पूजा से मनोज को कॉल लगाने को कहा और बोला कि उससे कहो चाहे कुछ भी हो जाए वो माही को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। पूजा ने कई बार कॉल लगाया, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने दादी से कहा, दादी कॉल नहीं लग रहा है, मैं खुद उनके पास जाती हूँ। दादी ने कहा, जल्दी जा बेटा, तब तक मैं यहाँ जप करती हूँ। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है तो मेरे मनोज और माही को जिंदा रखना। ये बोलकर दादी जप करने बैठ जाती हैं और पूजा अवार्ड शो की तरफ भागती है। उसको जाने में 2 घंटे लगने वाले थे। उसके पास मनोज और माही का ही नंबर था। वो बार बार नंबर मिला रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उधर शो में कई तरह के अवार्ड दिए गए और प्रोग्राम किए गए। राहुल को स्टेज पर बुलाया गया।
उसे बेस्ट न्यू सीईओ का अवार्ड दिया गया। राहुल को अवार्ड देने के बाद उससे कुछ सवाल पूछे गए। होस्ट ने पूछा, तो मिस्टर राहुल, आपको अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन हम आपको बिना सवाल के इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। राहुल ने हंसकर कहा, बिल्कुल पूछिए। होस्ट ने पूछा, मिस्टर राहुल, आप बहुत यंग हैं, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सवाल सुनकर माही, मनोज और राहुल तीनों थोड़ा सा सहम गए, लेकिन राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं, इसमें सिंगल मेरे पास मिस्टर मनोज की तरह नज़र का टीका लगाने वाली कोई नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग खूब हंसते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि मिस्टर राहुल, आपने कहा इस वक्त आप सिंगल हैं, इसका मतलब पहले कोई था, क्या आप बताएंगे हम सही हैं या गलत? राहुल ने माही की तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें उसने नीची कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ था, कोई बहुत करीब था वो मेरे, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये जवाब सुनकर सभी लोग थोड़े उदास से हो गए। माही ने मनोज के हाथों को कसकर पकड़ लिया। तभी राहुल ने फिर से कहा, लेकिन अब मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसने मुझे ज़िंदगी के मायने सिखाए हैं। मुझे आज भी लगता है कि काश मैंने उस वक्त बस पलट के उसे देख लिया होता तो आज वो मेरे साथ होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बीता वक्त कभी लौट के नहीं आता, लेकिन आपको सिखाकर बहुत कुछ जाता है। मैंने जो सीखा है बहुत कुछ बीते वक्त से। उम्मीद है आप सब भी अपने बीते वक्त से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं। होस्ट ने कहा, तो मिस्टर राहुल, क्या आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? राहुल ने कहा, उससे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। माही ने राहुल को मुस्कुराते हुए देखा। मनोज ने माही के हाथों पर अपना हाथ रखा तो उसने मनोज की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। होस्ट ने कहा, मिस्टर राहुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ़ कर देगी। थैंक यू सो मच हमसे अपने दिल की बातें साझा करने के लिए। राहुल मुस्कुराता है और स्टेज से नीचे आकर बैठ जाता है। उसके बाद मनोज को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है और उसको वो अवार्ड माही देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। होस्ट उन दोनों से कई तरह के सवाल करता है। सब लोग खूब ठहाके लगाते हैं। लास्ट में दोनों का एक कपल डांस करते हैं। गाना बजता है, जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हाँ हाँ ओ मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। दोनों एक दूसरे के हाथ को थामे और एक दूसरे के कमर को पकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गाने के शब्दों को सुनकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में उन बातों का वादा कर रहे हों। मनीषा ने उनको देखा तो वो गुस्से से एकदम पागल हो गई। वो अपनी जगह से उठकर हॉल से बाहर चली गई। राहुल भी वहाँ से उठकर हॉल से बाहर आ गया। लेकिन माही और मनोज अपने आने वाले किस्मत से बेखबर दोनों एक दूसरे को देखते हुए बस डांस किए जा रहे थे। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही अगन है जो ये दो तरफा ना बुझे, कभी मेरी मन्नत यहीं तू, मेरी आरजू है मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी में मैं तेरी मौसीकी, तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना, तू हक है ये अदा मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा अलविदा। ओह, दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। गाने के ख़त्म होने पर दोनों ने सबको झुककर आभार व्यक्त किया। लोग अपने अपने जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अवार्ड शो के बाद सभी लोग एक हॉल में इकट्ठा हुए। सभी लोग शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, कुछ उनमें से सेलिब्रिटी थे। सभी लोग हाथ में वाइन का गिलास लिए एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। मनीषा ने देखा कि कैसे सभी लोग माही को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मनीषा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ये सोच रही थी कि आज उसको यहाँ खड़ा होना चाहिए था, मनोज के बगल में, ना कि उस माही को। वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसने देखा कि सामने की टेबल पर फ्रूट कट करने के लिए चाकू रखा था।
उसको देखकर मनीषा के मन से 1000 तरीके के सवाल आने लगे। उसने उस चाकू को देखा और फिर माही को। उसके चेहरे पर घृणा से भरी एक खतरनाक मुस्कान छा गई। उधर माही मनोज के हाथों में हाथ डाले लोगों से बातें किए जा रहे थे। सभी मनोज और माही की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। राहुल भी उन दोनों को देखे जा रहा था। मनोज भी राहुल के साथ सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। वो राहुल को और वक्त देना चाहता था। उसे पता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने राहुल की तरफ देखा। जैसे ही राहुल और मनोज की नज़रें एक दूसरे से मिली, दोनों मुस्कुरा दिए और अपने अपने वाइन के ग्लास को एक दूसरे की तरफ हवा में दिखाकर पीने लगे। माही ने जब ये देखा तो वो मुस्कुरा दी। अचानक से माही को उल्टी टाइप की होने लगी। उसने मनोज से वॉशरूम जाने की बात कही और वहाँ से चली गई। राहुल कुछ देर पार्टी में रुकने के बाद वो घर के लिए निकलने के लिए बाहर की तरफ चला गया। वो गेट से बाहर निकला। अपनी कार का सपोर्ट लेकर वो सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा और किसी सोच में डूब गया। उधर वॉशरूम में माही अपने मेकअप को टचअप दे रही थी कि अचानक से दरवाज़ा बहुत तेज़ी से किसी ने खोला। माही ने सामने लगे आईने में देखा तो पाया कि मनीषा है। माही ने फिर से अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया। माही का यूँ अवॉइड करना मनीषा को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और बोली, कैसी हो माही? माही ने मनीषा को देखा और बोली, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मनीषा बोली, वेल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जिसके बाद तुम बताना कि तुम कैसी हो। माही ने हैरानी से मनीषा की तरफ देखा और बोली, ऐसी भी क्या बात है जिसको सुनकर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी? मनीषा ने स्माइल के साथ बोला, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि गुजराल परिवार ने तुम्हें क्यों चुना शादी करने के लिए? उनके पास आखिर लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, फिर तुम जैसी अनाथ लड़की में उन्होंने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? नहीं सोचा ना तुमने एक बार भी? सोचोगे भी कैसे? तुम जैसी गरीब और अनाथ लड़की को अगर शादी के 4 साल के बदले 20 करोड़ देने की बात की जाए तो तुम अपना शरीर बेचने से पहले सोचोगे भी क्यों? आखिर पूरी ज़िंदगी भी तुम्हें अपना शरीर बेचने के बाद भी तुम इतने पैसे तो कमा नहीं सकती थी, तो जाहिर सी बात है तुम मना क्यों ही करती भला? लेकिन इस बार तुमने घाटे का सौदा किया है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। माही को मनीषा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया नहीं। उसने थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, तुम शायद गलत कह रही हो। देखो, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई घाटे का सौदा किया है। अगर मुझे मेरे पति के साथ सोने की 20 करोड़ मिल रहे हैं तो मेरे लिए तो ये फायदे का ही सौदा है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने तो ना जाने कितनी ही रातें मेरे पति के साथ बिताई है, लेकिन उन सब के बाद तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। और तुम कहती हो घाटे का सौदा मैंने किया। ये बोलकर माही ने एक छोटी सी स्माइल मनीषा को दी। मनीषा ने जब ये सुना तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने तुरंत ही माही से चिल्लाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। फिर वो रुक कर बोली, खैर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। माही ने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मनीषा ने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुमसे शादी करने के लिए 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनवाया गया? क्या तुम जानती हो कि तुम्हें ही क्यों चुना गया? माही हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं जानती हूँ। मनोज ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। इसमें ऐसा क्या है? मनीषा माही का जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, क्या कहा? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन फिर भी इतने बड़े धोखे के बाद भी तुम उस आदमी के साथ रहना चाहती हो? माही ने कहा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? मैं अभी भी जिंदा हूँ। एक्चुअली मुझे तुमको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने डर कर मनोज से शादी करने से मना नहीं किया होता तो शायद आज मैं मनोज के साथ नहीं होती। आधे घंटे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और मैं 5 दिन बाद हम फिर से शादी करके पति पत्नी बन जाएंगे। मनीषा ये सुनकर पागल हो गई। उसको लगा कि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मनोज को खो दिया। उसने अपने पर्स में हाथ डालकर चाकू निकाला और माही की तरफ बढ़ने लगी। इधर पूजा भी गेट तक पहुंच गई थी, लेकिन गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था। वो बार बार उन लोगों से अंदर जाने को कह रही थी,
लेकिन गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी राहुल ने पूजा की आवाज़ सुनी। उसे ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। उसने उस तरफ देखा तो उसने पाया कि ये तो पूजा है। वो तुरंत उसके पास गया। पूजा बेहद खूबसूरत लड़की थी, प्यारी सी, लेकिन बहुत चंचल थी। हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। राहुल उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा ने राहुल की तरफ देखा। उसने राहुल को देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोली, माही कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बताओ राहुल, वो कहाँ है? राहुल ने पूजा को कभी इतना घबराया नहीं देखा था। उसने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, क्या हुआ? आखिर क्या बात है? बताओ मुझे। पूजा बोली, माही की जान खतरे में है, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो, हमको उसे बचाना होगा। ये सुनकर तो राहुल के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वो बोला, ये क्या बोल रही हो? वो अंदर है, चलो मेरे साथ। राहुल पूजा को लेकर अंदर की तरफ गया। वो दोनों भाग करके मनोज के पास पहुँचे। मनोज ने जब पूजा को इतना घबराया देखा तो वो बोला, क्या हुआ? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? दादी ठीक तो है ना? वो गहरी सांस लेते हुए बोली, माही, माही कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। मनोज ये सुनकर एकदम से घबरा गया। वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? माही बिल्कुल ठीक है, वो वॉशरूम गई है। तभी मनोज को याद आया कि माही को गए बहुत देर हो गई है। उसने सोचा, कहीं सच में वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? वो बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़ गया। पूजा और राहुल भी उसके पीछे दौड़ने लगे। उधर वॉशरूम में माही मनीषा के हाथ से चाकू देखकर डर गई। वो बोली, मनीषा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मनीषा पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने माही से कहा, नहीं, मैं पागल नहीं थी मैं पागल। उस बात को सच करने के लिए तुमको मारना होगा। जब तुम मर जाओगी तो मैं मनोज से शादी कर लूँगी। हाँ, यही बेस्ट रहेगा। तुमको मरना होगा। वैसे भी तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है और अभी तो आधा घंटा बचा है। वो धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ी और उसने माही पर अचानक से हमला कर दिया। माही उस हमले से बच गई। वो फर्श पर गिर गई। वो मनीषा से बोली, ऐसा मत करो मनीषा, पागल मत बनो, होश में आओ, वो चाकू फेंक दो। ये बोलते हुए फिर से वो खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगा, जिससे वो फिर से नीचे गिर गई। मनीषा ने उसको देखा और बोली, अगर मनोज मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं बनने दूंगी। तुम्हें मरना होगा माही, तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर वो माही के ऊपर चढ़कर बैठ गई और उस पर वार करने के लिए उसने चाकू को ऊपर की तरफ उठाया और पूरी ताकत से नीचे ले गई। माही ने चाकू रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ लिया। दोनों अपना अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन थोड़ी देर में माही कमज़ोर पड़ने लगी और वो चाकू सीधे उसके पेट में जाकर लगा। वो दर्द से चिल्ला उठी। मनीषा ने चाकू को एक बार फिर से ऊपर उठाया। माही इस बार फिर से उसको रोकने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से उसके पेट से बेतहासा खून बहने लगा। मनोज जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे माही की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मनोज पूरी तरह से कांप गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी और दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर देखा तो पाया कि माही ज़मीन पर लेटी है, उसकी चारों तरफ खून फैला है और मनीषा उसके ऊपर बैठी है। उसके हाथों में चाकू है। माही ने मनीषा का हाथ पकड़ रखा है। मनोज ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। वो मनीषा की तरफ बढ़ा। उसने पूरी ताकत से मनीषा को उसके बालों से पकड़ लिया और उसके बालों से खींचता हुआ ऊपर की तरफ उठा लिया। तब तक पूजा और राहुल दोनों माही के पास पहुंच गए थे। उन्होंने माही को संभाला। थोड़ी ही देर में मनीषा के पैर हवा में लहरा रहे थे। वो जोर जोर से दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, लेकिन मनोज के सर पर तो खून सवार था। उसने उसे बालों से ही पकड़कर सामने की दीवार पटक दिया। इतनी जोर से चोट लगने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। उसका खून उसके चेहरे से होते हुए उसके मुंह में भर गया। वो ज़मीन पर गिर गई और पागलों के जैसे हंसने लगी। उसको हंसता देख मनोज एक बार फिर से उसको मारने उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन माही ने उसे अपनी धीमी आवाज़ में बुलाया, मनोज। उसने अपने खून से सने हाथों को उसको रोकने के लिए उसकी तरफ हवा में उठाया। मनोज ने उसकी तरफ देखा। माही का सर पूजा ने अपनी गोद में उठा रखा था। मनोज उसकी तरफ भागता हुआ पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके आंखों से बेतहासा आंसू बह जा रहे थे। उसने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें माही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने चिल्लाकर एम्बुलेंस बुलाने को कहा। राहुल तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया। माही ने धीमी आवाज़ में कहा, मनोज, हमारा बच्चा। मनोज ने जब ये सुना
तो उसको और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। उसने माही को अपने बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माही बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मनोज ने जल्दी से उसको अपने बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसने मुड़कर मनीषा की तरफ देखा। अगर किसी का खून देखने भर से हो सकता था, अब तक मनीषा की उन नज़रों से कई बार खून हो चुका होता। राहुल ने मनोज को देखा और बोला, भाई तुम भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, इसको मैं देखता हूँ। मनोज तुरंत मुड़ा। वो माही को बाहों में भरे बाहर की तरफ गया। जब तक एम्बुलेंस आ, उसमें डॉक्टर भी आए थे। जब हॉस्पिटल में राहुल ने कॉल किया था तो उसने डॉक्टर को भी आने को कहा। अब कोई मनोज को नाराज़ करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। डॉक्टर ने तुरंत ही माही की नब्ज़ चेक की। मनोज बोला, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोला, उनकी नब्ज़ बहुत कमज़ोर है, हमें तुरंत इनका ट्रीटमेंट करना होगा, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, हमें जल्दी ही इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा, आप इन्हें एम्बुलेंस में ले चलिए। मनोज उसके साथ बैठना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना किया। इससे माही के ट्रीटमेंट पर असर पड़ता। उसने माही को एम्बुलेंस में लेटाया और उसके माथे पर और उसके होठों को चूमा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस मनीषा को तो मैं बहुत बुरी मौत दूंगा, तुम बस अपने आप को जिंदा रखना, तुमको जिंदा रहना होगा मेरे लिए, मेरी जान, जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा। ये बोलकर वो नीचे उतर गया। एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चल दी। पूजा भी कार ड्राइव करके उसके पीछे पीछे चल दी। राहुल मनीषा की उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ रखा था। वो उसको लेकर बाहर की तरफ आया। मनीषा मनोज की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मनोज तुमने मुझे बर्बाद किया और मैंने तुम्हें हिसाब बराबर। तुम्हारी माही अब नहीं बचेगी। मनोज का गुस्सा एक बार फिर से बेकाबू हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसको यूं अपने पास आते देख मनीषा डर गई और वो पीछे की तरफ हुई, लेकिन मनोज ने फिर से उसके बालों को पकड़ लिया और उससे बोला, अगर तुम एक बहुत ही बुरी मौत से नहीं मरना चाहती हो तो मनाओ कि माही को कुछ ना हो, नहीं तो तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। ये बोलकर उसने उसका पाल छोड़ दिया और एक कस कर चाटा उसके गालों पर चढ़ दिया। उस चाटे भर से ही मनीषा के 2 दांत टूट कर बाहर निकल गए। मनीषा अब बहुत ज़्यादा डर गई। मनोज ने अपने गौर से उसे ले जाने को कहा और खुद कार में बैठ गया। राहुल कार ड्राइव करने लगा। मनोज अपनी आंखों को बंद करके पीछे की तरफ सर को टिका दिया। उसकी बंद आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। राहुल से कहा, जितना तेज हो सके उतनी तेज ड्राइव करो। राहुल ने वैसा ही किया। जल्दी ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। माही का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पूजा दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। मनोज हॉस्पिटल में एक चेयर पर अपनी आंखों को बंद करके बैठा था। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। वो किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैसे ही दादी ने मनोज को देखा, वो दौड़कर उसके पास पहुंची। उन्होंने मनोज के कंधों पर हाथ रखा। उनके हाथ रखते ही मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी दादी से लिपटकर रोने लगा। उसको यूं बच्चों जैसा रोता देख दादी का भी कलेजा फटने को हो गया। दादी ने मनोज के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोली, रोते नहीं मेरे बच्चे, माही को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख मेरे बच्चे, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है, वो उस मासूम के साथ कुछ नहीं करेगा। दादी की बात सुनकर मनोज बोला, नहीं दादी, वो ऊपर वाला बहुत निर्दयी है, उसने तो मुझसे और माही से सब कुछ बस छीना ही है, पहले हमारे माँ बाप, फिर अब हमारा बच्चा। ये सुनकर तो दादी के भी सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चा? तो क्या माही प्रेग्नेंट थी? अगर ऐसा था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उसे बाहर जाने की इजाज़त दी ही क्यों? अगर मैं जानती तो मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। राहुल और पूजा दोनों एक दूसरे के पास ही अपने अपने हाथों को बांधे खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। सारे लोग डॉक्टर की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, कांग्रेचुलेसन सर, उनकी इंजरी ज़्यादा गहरी नहीं थी, अब वो सेफ है। सभी लोग एक राहत की सांस लेते हैं। मनोज डॉक्टर से उसके बेटे के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उनसे कुछ पूछे। वो निराश नहीं होना चाहता था। तभी डॉक्टर ने कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, हम बच्चे को नहीं बचा पाए,
ये बोलते समय डॉक्टर की आवाज़ थोड़ी सी धीमी और निराशा से भरी लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हालांकि हमने उनका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप उनको जल्दी से जल्दी एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। आप कल उन्हें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें वहां भेजने के सारे इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर दादी उनको धन्यवाद देती है। मनोज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या मैं उसे देख सकता हूँ एक बार? डॉक्टर ने मनोज को देखा और हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा। मनोज थोड़ा सा स्माइल करता है और माही के कमरे में जाता है। वो उसके पास जाता है और उसको प्यार से देखता है। मनोज ने माही के सर पर अपने हाथों को फेरते हुए बोला, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। आज फिर एक बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी गलती की वजह से तुमने हमारा बच्चा खो दिया। ये बोलते हुए मनोज की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो माही के हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है और आगे बोलता है, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं अपने बच्चे के मौत का बदला लेकर रहूँगा। मैं मनीषा को मौत से भी बदतर सजा दूँगा। उसने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी है, मैं उससे उसकी ज़िंदगी ही छीन लूँगा। ये बोलकर वो माही के हाथों को चूम लेता है और उसके पास ही बैठ जाता है। सभी लोग पूरी रात हॉस्पिटल में बिताते हैं। सुबह होते ही राहुल को एक कॉल आता है। राहुल कॉल रिसीव करता है। उस वक्त मनोज भी राहुल के पास ही था। राहुल कॉल पर बात सुनकर थोड़ा बेचैन हो जाता है और बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं। मनोज ने जब उसे इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? राहुल बोला, वो मनीषा ने खुद को मारने की कोशिश की है। जब ये सुना तो गुस्से से पागल ही हो गया। मनोज अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मनीषा, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगोगी, तब भी मैं तुमको इतनी आसान से मौत नहीं दूंगा। मनोज ने तुरंत ही राहुल से वहाँ का एड्रेस लिया और वहाँ जाने के लिए निकलने लगा। तो राहुल ने कहा, भाई मैं भी चलता हूँ। मनोज ने कहा, नहीं, तू यहीं रुक और दादी और माही का ध्यान रख। मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं रख सकता। राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मनोज गुस्से में वहाँ से निकला। सुबह ही माही को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली गई। दादी, माही और राहुल कार से एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल देते हैं। मनोज जब मनीषा के पास पहुंचा तो मनीषा उसको देखकर डर गई और 4 कदम पीछे हो गई। मनोज गुस्से में धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने मनीषा को घूर कर देखा और उसके गले को एक हाथ से पकड़ लिया और दीवार से लगाकर उसको ऊपर की ओर उठा दिया। मनीषा छटपटाने लगी। मनोज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मारने की? मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मरने दूंगा। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। मनीषा बार बार मनोज के हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। मनोज ने अचानक ही उसके हाथ छोड़ दिया। मनीषा ज़मीन पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मनोज वहाँ से मुड़ कर जाने लगा तो वो हंसते हुए बोली, मनोज, तुम्हें क्या लगता कि क्या उसकी दुश्मनी सिर्फ मैं हूँ? नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे मार देने से तुम्हारी माही बच जाएगी तो तुम गलत सोचते हो। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मनोज ये सुनकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और झुककर उसने मनीषा के बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है जो माही को मारना चाहता है? बोलो, बताओ मुझे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं आसान मौत दूंगा। ये सुनकर मनीषा हंसते हुए बोली, ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। देखो मुझे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की है? ये सुनकर तो मनोज के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने मनीषा के बालों को और ज़ोर से खींचा और बोला, नाम बताओ उसका, कौन है वो? बताओ मुझे कौन है वो? मनीषा हंसी और बोली, मनोज, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे जान खतरे में है। उसकी जान जो लेना चाहती है वो तो मुझसे भी ज़्यादा नफरत करती है माही से। मनीषा धीरे से मनोज के कान के पास आती है और बोलती है, हॉस्पिटल चेंज मत करना, वरना तुम्हारी जान को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो हंसते हंसते पीछे हो गई। मनोज ने जोर से मनीषा के गाल पर चाटा जड़ दिया और उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, नाम बताओ उसका। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरे आदमी मजा ले तो सो नाम बताओ उसका। मनोज की ये बात सुनकर मनीषा डर गई। वो डर से बोली, सनाया, वो माही को मारना चाहती है। वो उसके एम्बुलेंस को किडनैप करने वाली है। कल तुम्हारे आदमी
मेरा फ़ोन मुझसे छीनना भूल गए थे। उसने मुझे कॉल किया था, उसने ही मुझे माही के खिलाफ़ भड़काया था, उसने मेरा फ़ायदा उठाया था। ये बोलकर वो मनोज के पैरों में गिर गई और बोली, मनोज, मुझे मारना है तो मार दो, पर मुझे उनके हवाले मत करो। मनोज ने उसके हाथों से अपना पैर छुड़ा लिया और अपने आदमियों से कहा कि उसको जान से मार दे। ये बोलकर वो तुरंत अपने कार की तरफ भागा और उसने तुरंत राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने कॉल रिसीव किया। मनोज घबराते हुए बोला, माही कहाँ है? राहुल ने जवाब दिया, हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं, वो आगे एम्बुलेंस में है, दादी और पूजा कार से उनके पीछे हैं। मनोज ने कहा, क्या तुमने वहाँ सनाया को देखा है? अपने आसपास देखो ध्यान से, वो माही को मारना चाहती है। उसे पता है कि हम माही को शिफ्ट करने वाले हैं। वो कल हॉस्पिटल में ही थी। तुम्हें आज सुबह झूठी कॉल आई थी। तुम चौकन्ना रहना, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? राहुल ने कहा, हम बस पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं, उसके बाद ही हॉस्पिटल है। मैं पूरी नज़र रखूँगा, तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। मनोज पूरी स्पीड से कार ड्राइव करता है। डर से उसका पसीना छूटने लगता है। वो खुद से ही बोलता है, नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वो और तेज कार की स्पीड कर देता है। राहुल पूरी तरह से सतर्क रहता है, लेकिन तुरंत ही एक कार साइड से स्पीड में आती है और एम्बुलेंस से टकरा जाती है। दूसरी तरफ खाई होने की वजह से एम्बुलेंस और वो कार दोनों ही खाई में जा गिरती हैं। राहुल और पूजा दोनों की सांसें ही रुक जाती हैं। दादी तो लगभग बेहोश ही हो जाती हैं। तभी सामने से मनोज की कार भी आ जाती है। वो भी जब ये नज़ारा देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगती हैं। 6 साल बाद मनोज की कंपनी वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी बन जाती है। मनोज अब कभी मुस्कुराता भी नहीं था। उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि उसको किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं रहता था। दादी भी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी। माही की मौत के बाद से भी वो बहुत बीमार रहने लगी थी। मनोज भी खुद को मार डालना चाहता था, लेकिन दादी के लिए उसे ज़िंदा रहना पड़ा। और एक वजह ये भी थी कि उसे पता चला था कि जितने भी लोगों की लाश मिली थी उसमें से किसी की भी लाश माही की नहीं थी। मनोज को अब भी लगता था कि माही आज भी जिंदा है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा था। वो लगातार 6 सालों से माही की तलाश कर रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन मनोज को पूरा यकीन था कि माही जिंदा है और उसके पास ज़रूर लौट आएगी। राहुल ने पूजा से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वह लोग उससे मिलने हर वीकेंड पर आया करते थे। मनोज जब उन बच्चों के साथ रहता तो अपनी सारी परेशानी भूल जाता था। वो उनको बहुत पसंद करता था। राहुल ने मनोज की ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। उसने एक दिन मनोज से कहा, भाई, मुझे लगता है तुम्हें अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। ज़िंदगी किसी के चले जाने से रुकती तो नहीं है। मनोज ने जब राहुल के मुंह से इतना सुना तो उसने कस कर राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। राहुल ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, और क्या हुआ अगर वो नहीं मिली तो? तब क्या करेंगे आप? मनोज ने गुस्से में कहा, तब मैं भी चला जाऊंगा उसके पास। मैं जिंदा अभी तक इसलिए हूँ क्योंकि दादी ने भी मेरे लिए यही किया था। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जब वो नहीं रहेंगी तो मैं भी अपनी तलाश ख़त्म कर दूंगा और अपनी माही के पास चला जाऊंगा। राहुल अभी कुछ कहता, तब तक पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो उसको लेकर वहाँ से चली गई। राहुल ने बाहर आते ही अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, तुमने मुझे क्यों रोका आगे कुछ भी बोलने से? मैं उनको यूँ तकलीफ़ में जीता नहीं देख सकता। उन्होंने खुद की हालत पागलों जैसी कर ली है। मैं उनको ऐसा करते नहीं देख सकता। राहुल के आंखों में आंसू भर आता है। वो अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है पूजा, उनको इस हालत में देखकर। उनको इतना कमज़ोर मैंने कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो रोते हुए पूजा के गले लग जाता है। पूजा उसके पीठ को हल्के से सहलाती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ भी बोलने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनके जीने की एकमात्र वजह को भी छीन लो। वो माही को ढूंढने के बहाने ही सही कम से कम जिंदा तो हैं। जिस दिन ये वजह उनसे छीन जाएगी वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए आज के बाद तुम उनसे कभी ऐसा फिर कुछ भी नहीं कहोगे।
राहुल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी मनोज बच्चों को अपने बाहों में उठाए उनके पास आया और बोला, अगले वीकेंड वापस ज़रूर आना। ये बोलकर वो वापस मुड़ने लगा तो राहुल मनोज के गले लग गया और बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। मनोज ने राहुल को खुद से दूर किया और बिना किसी भावना के बोला, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। मनोज अपने रूम में गया। उसने वो शर्ट निकाली जिस पर माही के लिपस्टिक के निशान बने थे। उसको अपने हाथों से छूते हुए बोला, मेरी माही, सब लोग कहते हैं तुम अब जिंदा नहीं हो, लेकिन सब पागल हैं। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, यहीं हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम जहाँ हो, बस मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद उसने उस शर्ट को वापस से अलमारी में रख दिया और नहाकर सो गया। 2 दिन बाद मनोज के ऑफिस में अचानक से उसका फ़ोन रिंग किया। मनोज ने कॉल देखा जिस पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। मनोज के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। पिछले 6 सालों से जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता था तो मनोज के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को थाम लिया और कांपते हाथों से उसने फ़ोन को उठाया। उसकी कंपनी के सारे लोग ये बात जानते थे कि मनोज को आज भी किसी कॉल के आने पर अपनी बीवी की खबर का इंतज़ार रहता है। इसीलिए सब एकदम से शांत हो गए। मनोज ने अपनी सांसों को थामा और उसने बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की ने बहुत ही उत्सुकता से बोली, अरे वाह, कॉल लग गया। दादा जल्दी आओ, उस नंबर पर कॉल लग गया। मनोज ने जब ये सुना तो वो निराश हो गया। उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन तभी फिर से कॉल आया उसी नंबर से। मनोज ने पहले सोचा कि वो कॉल कट कर दे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने कॉल उठा लिया और बोला, हेलो, कौन? उधर से एक बड़े आदमी ने कहा, हेलो साहब, हम राजू बोल रहे हैं। मनोज को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये नंबर कैसे मिला आपको? वो बूढ़ा बोला, ये नंबर तो सोना ने दिया है। मनोज गुस्से से बोला, कौन सोना? मैं किसी सोना को नहीं जानता, दोबारा कॉल मत करना यहाँ। ये बोलकर वो फ़ोन रखने ही वाला था कि तभी वो छोटी लड़की बोली, अरे साहब, पूरी बात तो सुनो, कॉल मत काटना। सोना नाम तो हमने उनको दिया है, वो कौन है ये तो हमको भी नहीं पता है। 6 साल पहले वो हमको मिली थी, पहाड़ी के किनारे पेड़ पर पड़ी थी, सफ़ेद चादर में लिपटी थी। वो तो दादा की नज़र पड़ी, वो मेरी माँ को अस्पताल ले जा रहे थे। हम पैदावार होने वाले थे ना, इसीलिए तो उन्हें भी अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि वो कोमा में है। 3 साल तक कोमा में थी। एक दिन मैंने उनके हाथ को पकड़ा, पता नहीं क्यों मैंने उनको माँ कहा। जब मैंने माँ कहा तो उनकी उंगलियाँ हिलने लगीं और वो होश में आ गई। जब उनको होश आया तो उनको कुछ याद नहीं था। तब से वो मेरी माँ बनकर यहीं मेरे साथ ही रहती है। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने ना जाने कैसे मेरे कॉपी पर ये नंबर लिख दिया। मैंने पूछा तो वो बोली कि उनको नहीं पता ये किसका नंबर है, बस उनको याद आया तो उन्होंने लिख दिया। मेरा मन किया तो मैंने भी मिला दिया। मुझे क्या पता था कि नंबर लग जाएगा। इतना सुनते ही मनोज अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी खुशी संभाली नहीं संभल रही थी। वो उठा और खुशी से इधर उधर घूमने लगा। वो वहीं ज़मीन पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सांसें खुशी से फूल रही थी। उसने भागकर उमेश को गले से लगा लिया। उमेश तो हैरान रह गया। वहाँ खड़े सभी लोग एकदम शौक में थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर मनोज को क्या हुआ, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इस पूरे समय वो लड़की अपनी बात को बोले जा रही थी और मनोज सुने जा रहे थे। उसने उमेश से रोते हुए कहा, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मेरी माही जिंदा है। ये बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। उमेश ने सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग हैरान थे और खुश भी। सब लोग बाहर चले गए। उमेश ने उन लोगों से एड्रेस लिया और मनोज से कहा, आपका विश्वास जीत गया सर, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मनोज और उमेश दोनों के ही आंखों में आंसू थे। उमेश ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर को तैयार करवाया और दोनों उसमें सवार होकर निकल गए। उसने निकलने से पहले उन लोगों को कॉल किया और कहा, हम लोग आ रहे हैं, 5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उधर वो लड़की दौड़ते हुए गई और उस महिला से बोली, माँ, नंबर लग गया है, वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। माँ, तुम हमको छोड़कर चली जाओगी? सोना बोली, नहीं मेरी बच्ची, जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो लड़की और सोना
दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। उधर मनोज के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेचैन हो रहा था, उसकी आंखें नम थीं। आखिर वो वहाँ पहुँच ही गए। वो इलाका पहाड़ी के नीचे था, चारों तरफ पहाड़ ही थे। बीच में छोटा सा गांव था, किनारे से नदियाँ बह रही थीं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बड़े बड़े पत्थर थे और पूरे रास्ते में छोटे छोटे पत्थर भरे पड़े थे। अचानक से गांव में 2 हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज़ आई। सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गाड़ी तो बहुत मुश्किल से ही देख पाते थे लोग, तो ये तो हेलीकॉप्टर था। उन्होंने ऐसी चीज़ कभी पास से नहीं देखी थी। सब लोग इकट्ठा हो गए और उस तरफ देखने लगे। मनोज उसमें से नीचे उतरा, साथ में उमेश भी था और उसके 4 बॉडीगार्ड दूसरे हेलीकॉप्टर से उसके पीछे उतरे। जब सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी उसमें से उतरा है, तो सबकी नज़रें फटी की फटी रह गईं। लेकिन मनोज की आंखें तो बस माही को ढूंढ रही थी। उमेश ने तुरंत राजू को कॉल लगाया। राजू वहीं था। वो डर से कांपता हुआ सामने आया। वो मनोज के पास पहुंचा और बोला, साहब हमको माफ़ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि वो इतने बड़े घर से है। मनोज ने उसको गले से लगा लिया और बोला, ऐसा मत कहिए बाबा, आपने तो मेरी बीवी की जान बचाई है, बस अब मुझे उससे मिलवा दीजिए। राजू बोला, चलिए साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। ये बोलकर वो लोग गांव की तरफ चल दिए। अब मनोज की धड़कनें और तेज़ हो गईं। उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। सभी लोग उसको मोहित होकर देखे जा रहे थे। उन्होंने इतना सुंदर आदमी आज से पहले बस टीवी में ही देखा था। मनोज तेजी से हल्का सा दौड़ते हुए माही से मिलने के लिए चला जा रहा था। वो उसको देखना चाहता था, वो उसको छूने के लिए बेताब था, उसको अपने बाहों में भरना चाहता था। उसके अंदर बहुत सी भावनाएं चल रही थी। राजू एक घर के सामने रुक गया और बोला, साहब वो अंदर है। उमेश को डर था कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, कहीं सर की जान को खतरा तो नहीं। वो अंदर जाकर पहले खुद देखना चाहता था, लेकिन मनोज ने उसे रोक दिया और खुद अंदर की तरफ जाने लगा। वो घर बहुत छोटा था। मनोज को अंदर झुककर जाना पड़ रहा था। उसके कदम अब बहुत भारी मालूम हो रहे थे। उसके मन में खुशी और निराशा दोनों भावनाएं चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अंदर की ओर गया। उसने दोनों कमरों में देखा तो उसको नहीं दिखी, तो बेचैन हो गया। उसने बेचैनी से पूरे घर में दौड़ लगाई और हर तरफ देखने लगा। वो बार बार आवाज़ दे रहा था, माही माही, लेकिन वो उसकी कहीं नहीं दिखी। वो राजू के पास गया और बोला, कहाँ है वो, कहाँ गई वो। तभी एक प्यारी सी छोटी सी लड़की आई और बोली, अंकल माँ तो नदी के किनारे भाग के गई है। जब मैंने उनको आपके बारे में बताया तो वो डर कर नदी के किनारे भाग गए। राजू बोला, चलिए साहब, मैं आपको उससे मिलाता हूँ। लेकिन मनोज ने कहा, नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं खुद अकेले ही जाऊँगा। वो दौड़ता हुआ नदी के किनारे की तरफ जाता है। आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको एक लड़की पतली सी लाल साड़ी में, उसके बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। उसने नदी की तरफ मुंह किया हुआ था। तेज़ हवाएं चल रही थी, धूप भी चमकीली सी हुई थी। मनोज ने अपने कदम रोक लिए। उसने उस लड़की को पीछे से देखा। उसके दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। वो एक एक कदम चलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने उस लड़की को आवाज़ दी, माही माही। जब उस लड़की ने माही नाम सुना तो उसको कुछ जाना पहचाना नाम लगा। उसके दिमाग में कुछ यादें दौड़ गई। उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसने मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी दिखाई दिया। उसने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में बहुत सारी यादें घूमने लगी और वो बेहोश होने लगी थी। जब मनोज ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखें से आंसू निकल रहे थे। अपने आप ही उसके कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसको नीचे गिरने से बचा लिया। उसने उसको अपने गले से लगा लिया। वो बोला, माही, मेरी माही, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सब मुझसे कहते थे कि तुम मर गई, लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुम जिंदा हो। उसने माही के होश में आने का इंतज़ार भी नहीं किया और वहीं पर नीचे बैठ गया और माही को अपने बाहों में भर लिया। पागलों की तरह छूने लगा। उसने माही को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि उसने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी।
आधे घंटे तक रोने और उसको चूमने के बाद उसको ध्यान आया कि वो अभी बेहोश है। उसने तुरंत ही उसको गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गया और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। माही को होश आया। माही ने होश में आते ही मनोज का चेहरा अपने सामने देखा। उसने कांपते हाथों से मनोज का चेहरा छुआ और बोली, मनोज, मनोज आप आ गए। मनोज ने जब अपना नाम माही के मुंह से सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। मनोज और माही ने बहुत देर तक एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें की। दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। माही और मनोज ने उस प्यारी बच्ची को गोद ले लिया। मनोज ने राजू और बाकी गांव वालों की बहुत मदद की। उनके गांव की सभी समस्याओं को दूर कर दिया। 2 साल बाद मनोज और माही को एक बेटा हुआ। माही ने एक बार फिर से फैशन वर्ल्ड में वापसी की और फेमस हो गई। दादी गुजर गई। मनोज और माही हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन जीने लगे। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।